ओके मतलब दोनों पार्टीज को एज सच बारिश से कोई मतलब नहीं है, ये तो सिर्फ डिसाइड करने का एक वे आउट है। ओके अदरवाइज बारिश हो ना हो एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट किसी एक पर्टिकुलर दिन पे बारिश होगी तो पैसा देंगे, नहीं होगी तो कोई और देगा। ओके सो द रेन इज जस्ट अ वे आउट ऑफ डिसाइडिंग हु विंस एंड हु लूजेस। एज सच हमको उसमें कोई इंटरेस्ट इसके अलावा नहीं है। ओके सो इसके आपको एसेंशियल्स दिए हुए हैं। प्रॉमिस टू पे मनी और मनीज वर्थ, कि पैसा या पैसे के बराबर कुछ आपको देने का वादा है। कंडीशनल ऑन इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। ओके मतलब बारिश हुई तो ए पैसा देगा, नहीं हुई तो बी पैसा देगा। ओके देयर मस्ट बी अनसर्टेनिटी, ईच पार्टी मस्ट स्टैंड टू विन और लूज। कॉमन इंटेंशन टू बेट, इसको बेटिंग भी कहा जाता है। एंड नो इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट फॉर द स्टेक। स्टेक मतलब 50,000 रुपए। ओके तो हमारा इसके अलावा कोई और इंटरेस्ट इस चीज में नहीं है, तो देन such type of agreements would be considered as wagering agreement and they would be considered as void. ओके और इसके आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। लॉटरी ट्रांजेक्शन, इंडिया में लॉटरी का जो ट्रांजेक्शन है इट इज कंसिडर्ड एज void. ओके क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कॉम्पिटिशंस, तो आप लोगों को लगेगा कि सर ये तो न्यूज़पेपर में भी आता है ना, तो उसको void कैसे माना जाएगा? इट इज कंसिडर्ड void ओनली व्हेन मतलब से फॉर एग्जांपल आपने कोई एक क्रॉसवर्ड पजल फिलअप किया और उसका आंसर लिख के आपने न्यूज़पेपर एजेंसी को भेजा, बट न्यूज़पेपर एजेंसी का कहना ये है कि हमारा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आंसर और आपका आंसर मैच करेगा तो आपको पैसा मिलेगा। ओके भले आपका पूरा क्रॉसवर्ड पजल सही है, पर आपने सिलेक्टेड जो वर्ड्स रखे हैं और हमारे जो वर्ड्स थे उसमें एक भी डिफरेंस आया तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो यहाँ पे आपकी स्किल की बात नहीं हो रही है कि मतलब आपने क्रॉसवर्ड पजल फिल तो किया, आपने अपना स्किल यूज तो किया, बट इसमें भी चांस है। क्या चांस है कि वो ऑलरेडी न्यूज़पेपर वालों ने जो बनाया है उसके साथ मैच करेगा या नहीं करेगा। ओके सो सच टाइप ऑफ अग्रीमेंट वुड बी void. स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शंस, ओके हम लोग शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शंस देखते हैं। ओके तो उनको यहाँ पे स्पेक्युलेटिव कहा गया है एंड हेंस void. सर इतना बड़ा शेयर मार्केट चल रहा है, आप कैसे बोल सकते हो कि ये void है? ओके इसमें दो तरह के ट्रांजेक्शंस होते हैं। ओके एक डिलीवरी बेस्ड और दूसरा नॉन डिलीवरी बेस्ड। ओके हमेशा डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन करना चाहिए। इस तरह का डिलीवरी बेस्ड कि अगर मैं किसी भी कमोडिटी में, से फॉर एग्जांपल आई एम डीलिंग इन गोल्ड, देन आई हैव एन इंटेंशन टू गेट द डिलीवरी ऑफ गोल्ड। आई हैव एन इंटेंशन ऑफ गेटिंग द डिलीवरी ऑफ गोल्ड। तो उस सिचुएशन में स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शंस को void नहीं माना जाएगा। ओके इसमें कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं जहां पे आपको काफी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें लगेंगी। ओके वील रीड ऑल दैट फर्स्ट, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। ओके आपको उसमें कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको खुद ढूंढनी है। स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शंस, देन हॉर्स रेस ट्रांजेक्शंस। These are considered as void. Okay. Transactions resembling with wagering transactions, but still not considered void. जो wagering से related हैं, but फिर भी उनको void माना नहीं जाएगा। In that number one is chit fund. आपने शायद नाम सुना होगा चिट फंड का, पर वो कैसे ऑपरेट करता है वो शायद आपको ना पता। तो नॉर्मली एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप 5 दोस्त हैं, आपका एक अच्छा टीम है
और आप लोग किसी एक दिन ऐसा डिसाइड करते हो कि यार लाइफ बहुत अनसर्टेन है, हम सब लोग बिजनेस करते हैं या तो जॉब करते हैं, बट कभी भी किसी को भी थोड़े बहुत पैसों की जरूरत पड़ सकती है। ओके, एक काम करते हैं, हम लोग एक कॉमन पूल बनाते हैं पैसों का। ओके, जिसमें हम हर महीने 5-5 हज़ार रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। विल कॉन्ट्रीब्यूट एवरी मंथ 5,000 रुपीज, और इसमें से लकी ड्रॉ करेंगे। व्हाट विल डू इज लकी ड्रॉ। नाउ हाउ टू डू अ लकी ड्रॉ एंड ऑल द थिंग्स वो डिस्कस करते हैं, पर इसका आउटकम ये आएगा कि हम समझो कि हमने एक महीना कंट्रीब्यूट किया और एक पर्टिकुलर डे डिसाइड किया कि इस दिन हम लकी ड्रॉ करेंगे, हर महीने की 5 तारीख। 10-12 लोगों के नाम है और सबने 5-5 हज़ार रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर दिए। नाउ ऑन अ पर्टिकुलर डे हम 10 लोगों के नाम एक बॉल में रखे हुए हैं चिट्ठी बना के, और हमने किसी थर्ड पार्टी को बुलाया और बोला कि तुम चिट्ठी निकालो। जिसके भी नाम की चिट्ठी निकलेगी, ओके, उसको जो भी अक्यूमुलेटेड फंड्स है एक महीने का वो दे दिया जाएगा। ओके, मतलब समझो कि मैंने और मेरे 9 दोस्तों ने मिलके टोटल 50,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किया, और मेरे किसी एक्स फ्रेंड का नाम पहले निकला चिट्ठी में, तो उसको 50,000 रुपये दे दिया जाएगा। ओके, अब वापस नेक्स्ट मंथ 50,000 रुपये इकट्ठा होंगे, बट तब उसमें एक्स का नाम नहीं होगा। अब 10 में से सिर्फ 9 लोगों का नाम होगा, तो उस 9 लोगों में से चिट्ठी निकाली जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी लूज कर रहा है या कोई भी विन कर रहा है ऐसा नहीं है। एवरीबडी विल बी गेटिंग एटलीस्ट द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि 10 बार में से एटलीस्ट एक बार तो मेरा नाम आने वाला ही है। तो मैंने जितना कंट्रीब्यूट किया है उतना मुझे वापस मिलने वाला है। दैट इज कॉल्ड चिट फंड। क्या कहा जाता है उसको? चिट फंड। ओके, कमर्शियल ट्रांजेक्शंस और शेयर मार्केट ट्रांजेक्शंस मैंने आपको बोला था, जहां पे डिलीवरी ऑफ गुड्स और शेयर्स इज इंटेंडेड टू बी गिवन और टेकन। आप जो भी अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट, मतलब मैंने कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा था और उसको 110 में बेचा, तो हमारा डीलिंग ये नहीं है कि हम लोग वो डिफरेंस अमाउंट ले दे के अमाउंट सेटल कर देंगे। अगर कभी मेरे हिसाब से शेयर का प्राइस नहीं हुआ, मैंने 100 में खरीदा और अभी प्राइस 90 हो गया, तो मैं उसका डिलीवरी ले लूंगा कि अभी मैं शेयर अपने पास रखता हूँ, जब भी फ्यूचर में शेयर बढ़ेंगे तो उसको मैं बेच दूँ। So, delivery of goods or shares is intended to be given or taken. Okay, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने जिंजर में डील किया है, अदरक, जो हम घर में कई सारी चीजों में यूज करते हैं। तो उन्होंने कुछ 15-20 लाख रुपए का अदरक खरीद के रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने शेयर मार्केट में, जो कमोडिटी मार्केट होता है, उसमें ट्रांजेक्शन एंटर किया, पैसे दे दिए, पर ऐसा कहा कि फ्यूचर में जब भी इसका प्राइस बढ़ेगा तो आप हमें डिफरेंस अमाउंट दे देना। मतलब मैंने 15 लाख रुपए का खरीदा और फ्यूचर में 20 लाख प्राइस हो गया, तो मुझे 15 लाख प्लस 5 लाख ऐसा मिल जाना चाहिए। इट इज नॉट सो, यू हैव टू एक्चुअली टेक द डिलीवरी। मतलब उनको अदरक लेना पड़ा, उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ा, और जब भी प्राइस बढ़ेगा तब वो बेचेंगे। ओके, सो व्हाट इज इंटेंडेड? डिलीवरी ऑफ द गुड्स और शेयर्स इज इंटेंडेड। तो वो जो अदरक का ट्रांजेक्शन है वो भी शेयर मार्केट का ट्रांजेक्शन हुआ, कमोडिटी मार्केट का ट्रांजेक्शन हुआ, तो उसको वॉइड माना नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज गेम्स ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कंपटीशन। ये आपको खुद पढ़ना है। ओके, दिस इज अ होमवर्क वी कैन से। एंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, क्योंकि इसमें भी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंडेंट है। जो भी इसका आउटकम है वो किस पे डिपेंडेंट है? फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे। पर वो होने वाला है वो सर्टेन है या नहीं है? चलो, आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया तो आपको पैसा मिलेगा ही, वो कंफर्म है कि नहीं है?
नहीं है? ये कंफर्म है। कंफर्म मिलेगा सही। देखो आपने 15 साल का लाइफ इंश्योरेंस लिया, तो अगर आप 15 साल जी लिए तो आपको मिलेगा, 15 साल से पहले आप चले गए तो घर वालों को मिलेगा, है ना? इसीलिए उसको इंश्योरेंस ना बोल के क्या कहा जाता है? अश्योरेंस। क्या कहा जाता है? इट इज नॉट इंश्योरेंस बट अश्योरेंस सर्विसेज। सो a contract of insurance is a type of contingent contract. Contingent मतलब जिसका आउटकम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंडेंट है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम अगर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंडेंट है तो उसको कंटिंजेंट। इंश्योरेंस में ऐसा ही होता है। एंड इज वैलिड अंडर लॉ। इसमें आपको कुछ फायदा या नुकसान होने वाला है ऐसा कुछ होता है? नो। इंश्योरेंस में बेनिफिट के लिए लेता हूँ, इज इट सो? नो। है ना? ये तो सेफगार्ड है, इट इज नॉट फॉर बेनिफिट। इसमें कोई जीत रहा है कोई हार रहा है ऐसा नहीं होता। ओके, यू आर कंट्रीब्यूटिंग सम अमाउंट एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर और एवरी ईयर एंड यू विल बी गेटिंग अ लंप सम अमाउंट विद इंटरेस्ट। तो इसमें किसी का फायदा है या किसी का नुकसान है ऐसा नहीं होता है। भले हम उसको उस तरह से देखते हैं बट उसका एक्चुअल जो यूसेज है वो कभी भी फायदे नुकसान का होता नहीं है। ओके, हम मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, ओके, तो मेडिकल इंश्योरेंस लेने के पीछे बेनिफिट क्या है या हम उसको क्यों लेते हैं? हम अपने आप को सेफगार्ड करना चाहते हैं फ्यूचर में आने वाले बड़े लॉस के साथ। तो ऐसे देयर इज नो प्रॉफिट नो प्रॉफिट लॉस, है ना? कोई जीतेगा कोई हारेगा ऐसा नहीं। ओके, और यहाँ पे आपको लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस और वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है वो दिया। ओके, आई विल बी सेंडिंग सर्टेन केस स्टडीज टुडे, ओके, व्हिच यू आर सपोज्ड टू सॉल्व। अगर कुछ दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। ओके, टुमारो वी शैल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑफ अकाउंट्स, दैट इज कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, आपने जो भी कुछ पढ़ा हुआ है वो रिवाइज कर लेना। डेप्रिसिएशन आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ओके, तो उसको रिवाइज कर लो। ओके, हम उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे, जो भी आपने पढ़ा है उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे। ओके, थैंक यू सर। हाँ बोलो। सर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में एक लूज और एक विन होगा बराबर? हाँ, तो फिर कंसीडरेशन भी एक ही पार्टी को मिलेगा? बट दोनों के पास चांस तो है ना जीतने या हारने का। सर चांस हो वो बात अलग है, पर कंसीडरेशन तो एक ही पार्टी को, तो फिर दूसरी पार्टी को कंसीडरेशन मिलेगा नहीं। हाँ, इसीलिए तो उसको वॉइड कहा है ना। मतलब कि ये भी रीजन हो सकता है ना? दैट कैन बी अ रीजन, हाँ, बट दैट इज नॉट द मेन रीजन। ओके, वेजरिंग एग्रीमेंट्स को स्पेसिफिकली लॉ में वॉइड माना गया है। ओके, फिर आप उसके कोई भी रीजन दो, यू गिव एनी रीजन, बट उसमें अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है ना, मतलब वो वॉइड हो जाएगा, सिंपल। ये कंडीशन है ना? ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। दिमाग थैंक यू सर। को मालूम नहीं कैसा है